तो एआईपीजीटी का जो पेपर हुआ उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस साल एलिजिबल नहीं थे, नेक्स्ट ईयर पेपर देने वाले थे, उनके कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेरीज होंगी, हो सकता है आपके मन में भी इनमें से कोई क्वेश्चंस हो। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस साल पेपर दिया है और उसके बाद उनको अगली क्या स्टेप्स देखने को मिलेगी उसके रिगार्डिंग उनके कुछ क्वेश्चंस थे। तो उन क्वेश्चंस की आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस साल से क्या हुआ है, एआईपीजीटी में उन्होंने एक फिक्स्ड वेटेज दे दिया जिसमें मटेरिया के 12 क्वेश्चन, ऑर्गेनॉन रिपर्टरी के 12 क्वेश्चन। पर हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि क्या ये अप्लाई हुआ है इस साल के पेपर में। तो जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि ये जो वेटेज इनके द्वारा दिया गया था एनसीएच के द्वारा, वो वेटेज इस साल के पेपर से जस्टिफाइड है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस जो आए थे मोर और लेस वो इसी वेटेज के हिसाब से हमें देखने को मिले। इससे एक चीज अच्छी ये हो गई जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, कि होम्योपैथिक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो थे वो इस बार के पेपर से काफी ज्यादा इंक्रीज हुए। तो सबसे पहली चीज तो जो आपको नोट करनी है, अगर आप एआईपीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए या उसके बाद के ईयर्स के लिए, तो एक चीज आपको ध्यान देनी है कि होम्योपैथिक के जो सब्जेक्ट्स हैं इन सब्जेक्ट्स को आप लीव नहीं कर सकते। ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा क्रूशियल और वाइटल रोल प्ले करेंगे। लगभग 50% जो पेपर था, जितने भी बच्चों से मैंने बात करी, चाहे वो लाइव बैच के बच्चे हों चाहे रिकॉर्डेड बैच के बच्चे हों, सभी का ओपिनियन यही था कि जो होम्योपैथी के क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट 50% के करीब करीब हमें देखने को मिले। तो जो वेटेज आपका गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था, एनसीएच की तरफ से दिया गया था, उस वेटेज को स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड किया इस बार के पेपर में उन्होंने। तो आप उस वेटेज को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपके मार्क्स में भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों के मन में अराइज होता है वो ये था कि इस बार की डिफिकल्टी लेवल क्या था। जो पेपर इस साल हुआ है उस पेपर को हम इजी की कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, एवरेज की कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, या हार्ड पेपर कहेंगे। तो देखिए, इसका पर्सपेक्टिव जो है ना वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं करी है उन्हें पेपर बहुत हार्ड लगा है, जिन बच्चों ने बहुत डिटेल में तैयारी करी उन्हें पेपर बहुत ईजी लगा है। अगर हम ओवरऑल बात करें पेपर की, तो मुझे ये रिस्पॉन्स मिला है मेजॉरिटी ऑफ बच्चों से बात करके कि जो इस बार का पेपर है वो एवरेज कैटेगरी का पेपर था। इस बार का पेपर पिछले साल के पेपर के कंपेयर्स में, जो पुराने पेपर सॉल्व किए थे उन लोगों ने, उसके कंपेयर में उन्हें थोड़ा इजी लगा अगर उन्होंने डिटेल में पढ़ाई करी है तो ये पेपर जो है ये मोर और लेस एवरेज या इजी कैटेगरी के अंदर हमें देखने को मिला। 2023 का जो पेपर था वो कंपैरेटिवली काफी हार्ड पेपर था। पर इस बार एक चीज अच्छी है कि पिछले साल जो पेपर आया था 2023 का, उसके कंपेयर में इस साल का पेपर जो है कंपैरेटिवली काफी इजी या काफी एवरेज आया है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, पेपर कभी भी पूरा इजी नहीं मिलेगा आपको। जब भी पेपर सेटर पेपर सेट करता है तो उसका टारगेट होता है 70% जो पेपर होता है वो हमेशा एवरेज कैटेगरी का बनाया जाता है। जो 10-20% क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ वही बहुत हाई टॉपिक से रखे जाते हैं, बाकी 10-20% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी रखे जाते हैं। तो आप सोचिए कि पूरा पेपर आपको इजी मिल जाए, सब कुछ आपको बनने लगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। मोर और लेस आप ये जो एवरेज और जो इजी कैटेगरी है इसी में खेलते हैं। हार्ड पेपर जो होता है वो टॉपर्स के लिए डिसाइड होता है। ये परसेंट डिफर भी कर सकता है, डिपेंड करता है बच्चे की पढ़ाई कैसी है। अब किसी बच्चे ने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा तो उसको पूरा पेपर टफ लग रहा होगा। तो यहां पर अगर ओवरऑल हम बात करें कि इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या थी, तो पुराने साल के जो पेपर्स आए हैं 2022 और 23 के कंपेयर में इस साल का जो पेपर था ये कंपैरेटिवली काफी इजी था। अब चूंकि ये पेपर काफी इजी था तो कट ऑफ के जो चांसेस हैं, वो कट ऑफ जो था वो भी आपको ज्यादा ऊंचा देखने को मिलेगा इस साल। लास्ट ईयर के जो कट ऑफ था उसके कंपेयर में इस साल का अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर एग्जाम में देखने को मिले तो डेफिनेटली प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक्स थे इस साल के पेपर में उससे काफी क्वेश्चंस आए थे। अब चूंकि मैंने पेपर दिया नहीं है, ना ही मैंने क्वेश्चन पेपर अभी तक देखा है, मैं आपको जो भी यहां पर इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, जो भी डिटेलिंग बता रहा हूं, ये सारा उस बच्चों के ऊपर आधारित है जिन बच्चों ने पेपर दिया था। उन सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात करी है, लाइव बैच के स्टूडेंट से भी अलग से बात करी है, रिकॉर्डेड बैच के भी हर स्टूडेंट से मैंने अलग से बात करी है। तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है उसके आधार पर मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। तो हो सकता है जब आप एक्चुअल पेपर देखो तो उसमें कुछ डिफरेंसेस आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि बच्चे का ओपिनियन पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कुछ बच्चों को कुछ चीजें इजी लगती है, कुछ बच्चों को कुछ चीजें हार्ड लगती है, कई बार बच्चे कुछ चीजें गलत भी बता देते हैं। तो यहां पर ओवरऑल जो मैंने बच्चों से बात करी तो मुझे ये पता चला जो पुराने टॉपिक्स दिए गए थे पेपर में या दूसरे पुराने पेपर्स को जो उन्होंने सॉल्व किया था उसमें जो टॉपिक्स आए थे उसके क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट हुए हैं। तो प्रीवियस अगर आपने टॉपिक्स को पढ़ा है या प्रीवियस जो पेपर्स थे आपके, उन पेपर्स को आपने अच्छे से अगर एनालाइज किया है तो आप नोटिस करेंगे कि वहां पर आपकी स्कोरिंग के चांसेस जो है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुए। तो पुराने पेपर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको जरूर अटेम्प्ट करना है, उससे आपके मार्किंग जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। और उसको सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करना, उसके दिए गए टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में जाकर के एनालाइज भी करना होगा आपको। इस बार का पैटर्न क्या था, एमसीक्यू ज्यादा थे या सिंगल क्वेश्चन ज्यादा थे या इनकरेक्ट वन वाले ज्यादा थे या फाइंड द करेक्ट वन वाले ज्यादा थे या असरेशन रीजनिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। तो इस बार के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो मिक्स्ड पैटर्न में आए थे। इस बार असरेशन रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिले थे। मैच द पेयर के जो क्वेश्चंस थे
वो भी एग्जाम्स में आए थे। तो यहां पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक साइड को इंपॉर्टेंस दिया गया। 2020 के पेपर को अगर आप देखोगे तो उसमें आप पाओगे कि असर्शन रीजनिंग के 20-22 क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डाले थे। 2021-22 के पेपर को देखोगे तो आप नोटिस करोगे उसमें मैच द पेयर के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे। तो एक तरफ साइड, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस का झुकाव थोड़ा सा ज्यादा था। बट इस साल ऐसा उन्होंने कोई गलती नहीं करी है। इस साल के जो पेपर के क्वेश्चंस थे वो मोर और लेस एक बैलेंस स्टेट में हमें देखने को मिले। ऑल्दो ये चीज कही जा रही है काफी बच्चों के द्वारा कि जो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे वो डिफिकल्ट थे, वो उन्हें डिफिकल्ट लगे। पर ये होता भी है, जब आप असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो वैसे भी यूजुअली डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि उसमें दोनों स्टेटमेंट के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो पैटर्न हमने देख लिया, एक मिक्स्ड पैटर्न को इसने फॉलो किया था इस बार के पेपर में। पुराने साल के जो पेपर्स के क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं हुए, पर वो टॉपिक जरूर रिपीट हुए, जो मैं बार बार कहता हूं कि उनको पढ़ना जरूरी है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी एक एवरेज पेपर था, बहुत ज्यादा हार्ड और बहुत ज्यादा टफ नहीं था। तो जो भी बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो अपने माइंड में ये चीज डाल लें कि अगर आपने एक एवरेज लेवल की तैयारी करी है तो चांसेस अच्छे हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है वहां पर। ठीक है, वेटेज जो है एग्जाम का वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है, जो उनके द्वारा दिया गया था उस चीज पे वो बने रहे इस बार। इसके बाद अगर हम बात करें कि ऑनगोइंग प्रोसेस क्या होगी, ये उनके लिए है जो बच्चों ने इस साल पेपर दिया है। अब उन्हें पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, आगे क्या क्या चीजें होने वाली है। जब आप पेपर दे देते हो वहां पे कहानी नहीं खत्म होती, इसके बाद अब क्या आपको देखने को मिलेगा। तो अराउंड 1 मंथ का टाइम लगता है पूरी प्रोसेस को होने में। इस 1 मंथ के बाद जो आपका एनटीए होता है ये आपको एक ऑफिशियल आंसर की देगा। आंसर की जो इनके द्वारा रिलीज होती है वो आंसर की इनके द्वारा रिलीज की जाएगी, प्लस आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट है जो आपने अटेम्प्ट किया है आंसर वो आपको रिलीज होता हुआ देखने को मिलेगा। इस पूरी प्रोसेस में 1 महीने का करीब करीब समय लगता है। तो बहुत जल्दी एक्सपेक्ट मत करिएगा, चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी। लगभग लगभग 1 महीने का टाइम आपको इन सब चीजों में मिलेगा। तो यहां पर एनटीए के द्वारा क्या 2 चीजें बताई जाएगी, एक तो आंसर की आएगी, दूसरा आपका जो आंसर आपने अटेम्प्ट किया है, आंसर बुकलेट जो आपके द्वारा दी गई है वो भी आपको रिलीज करते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद करीब करीब 10 या 12 दिन बाद जब ये चीज डिलीट हो जाती है उसके करीब 10 या 12 दिन का समय दिया जाता है जिसमें आप चैलेंज कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन को। अगर आपको लगता है कि उनके द्वारा दिया गया आंसर सही नहीं है या कोई क्वेश्चन गलत दिया गया है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो। चैलेंजिंग विंडो भी ओपन होती है, इसका एक चार्ज होता है। पिछले साल इसका चार्ज 1000 रुपीज था पर क्वेश्चन के हिसाब से। इसका एक डेफिनेट चार्ज जो होगा वो बता देंगे, उस चार्ज के हिसाब से आपसे चार्ज किया जाएगा। अगर आपका क्लेम सही रहता है तो फिर ये रिटर्न भी हो जाती है अमाउंट, पर अगर आपका क्लेम गलत रहता है तो फिर ये चार्ज आपसे कट जाता है। तो यहाँ पर एक चैलेंज विंडो ओपन होगी जो लगभग 1 महीने से 1.5 महीने की ड्यूरेशन में ही रहेगी। इसके बाद 1-1.5 महीने के बाद क्या होगा, एक ऑफिशियल आंसर की आएगी। नेक्स्ट प्रोसेस जो होगी इसके बाद आने वाली दैट इज द रिलीज ऑफ ऑफिशियल आंसर की। एक ऑफिशियल आंसर की जो है वो आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेगी। ये फाइनल आंसर की होगी। तो जब भी आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करें ना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं अपनी आंसर बुकलेट आ जाती है उसके बाद इसके हिसाब से मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर बोलते हैं हमारा सिलेक्शन रह गया। तो वेट करिएगा ऑफिशियल आंसर की का। ऑफिशियल आंसर की जब आ जाती है उसके बाद करीब करीब 1 मंथ के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आता है। तो जो रिजल्ट की प्रोसेस है वो लगभग लगभग 1.5 से 2 महीना, 1.5 महीना तो खैर यहीं पर लग जाता है, 1 महीना उसके बाद रिजल्ट आने में 2.5 महीने का समय आप समझ के रखिए कि 2.5 महीने का टाइम, 2 से 2.5 महीने का टाइम है जो आपका टाइम लगेगा रिजल्ट आने में। ये मिनिमम टाइम है, इससे जल्दी एक्सपेक्ट मत करिएगा, बहुत ज्यादा हड़बड़ी मत करिएगा। इसके बाद जो काउंसलिंग की प्रोसेस होती है, काउंसलिंग की प्रोसेस उसके 1-आध महीने के अंदर स्टार्ट होती है। डिपेंड करता है आप नेशनल पे जा रहे हैं, स्टेट काउंसलिंग पे जा रहे हैं। स्टेट काउंसलिंग कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो स्टार्ट होती है। तो पूरा एडमिशन होते होते ये जो प्रोसेस रहती है, आपने जिस डेट पे पेपर दिया, जैसे आज की डेट में आपने जुलाई में पेपर दिया है, ठीक है, तो जुलाई के बाद आप समझ लीजिए 2-3 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। 2-3 महीने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो 2-3 महीने चलती है। तो ऑलमोस्ट अगर स्टेट काउंसलिंग के हिसाब से बात करें सबसे लेट वही चलती है। तो आपको लगभग लगभग 5 से 6 मंथ जो है एडमिशन के लिए लगेंगे। तो जो भी बच्चे इस बीच में, काफ़ी बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि सर हम इस बीच में क्या करें, हम नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें या हम कहीं हॉस्पिटल ज्वाइन कर लें, या हमारा क्या ओपिनियन होना चाहिए आपके हिसाब से। तो मेरा सजेशन हमेशा रहता है बच्चों को, जब भी वो इंटर्नशिप में आते हैं ना, आप इंटर्नशिप में कभी भी कोई हॉस्पिटल मत ज्वाइन करना, आप कहीं और अपने आप को ऑक्यूपाई मत करना, ना कोई क्लिनिक ओपन करना या किसी का क्लिनिक ज्वाइन करना, क्योंकि इंटर्नशिप का गोल्डन टाइम होता है आपका। इस 1 साल अगर आप शिद्दत से पढ़ लेते हो तो सिलेक्शन के बहुत हाई चांसेस होते हैं। 1 साल के बाद आपको आराम से 6 महीना 5 महीने का समय मिलता है। कहाँ से मिलता है, ये वाला टाइम मिलता है जब आपका रिजल्ट आता है, जब आपकी एडमिशन प्रोसेस चलती है। ये 5-6 मंथ में आप बिल्कुल फ्री होते हो, इसमें आपको कुछ नहीं रहता है। तो अगर आपका पेपर अच्छा गया और आपको लग रहा है कि भैया मेरा सिलेक्शन हो रहा है, तो ये 5-6 मंथ आपको अगर क्लिनिक सीखना है किसी के अंडर में या किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करना है तो यहाँ पर यूटिलाइज करिए। इंटर्नशिप में बच्चे अपना बहुत सारा यूटिलाइज वाला टाइम खराब करते हैं, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल सीखने चले जाते हैं और फिर रिजल्ट बिगड़ जाता है। अच्छा, दूसरी चीज, ऐसे बच्चे जिनका पेपर बिगड़ गया है, जिनको लग रहा है कि यार हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आज की डेट से आप लग जाइए। अब 1 साल का टाइम है आपके पास, नेक्स्ट 1 साल बाद 2025 में पेपर होगा, तो आपके पास काफी लंबा समय है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको इसमें क्या करना है। आपको इस टाइम को खाली बैठ के मत बिताना कि वेट कर रहे हैं,
अपना मोबाइल चला रहे हैं बस कि रिजल्ट नहीं आ रहा, दोस्त से गपशप कर रहे हैं कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। मैंने आपको बता दिया 3 महीना लगेगा रिजल्ट आने में, कम से कम 3 महीना बहुत लंबा टाइम होता है, 90 दिन लगेंगे। 3 महीना काउंसलिंग में जाएंगे आपके, 180 डेज आपके पास अभी खाली हैं, तो इस खाली दिन को अभी से यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। या तो कहीं सीखने चले जाइए, कोई अच्छा सा कोर्स कर लीजिए, 6 महीने के शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं, या फिर आप इसको दोबारा अगले साल की तैयारी में लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका पेपर कैसे गया है, हर पर्सन का अलग अलग पेपर का लेवल जाता है। अगर आपका पेपर बिगड़ा है तो अगले साल की तैयारी करिए, अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, चांसेस हाई है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे हमारा पेपर एवरेज गया या हमें पता ही नहीं हमारा पेपर कैसे गया, जब तक हम आंसर नहीं देखेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा हमारा पेपर कैसा गया, तो वो बच्चे बेवकूफ होते हैं। सीधी सी बात है, आप पेपर देके आए हैं, आपको इतना तो पता होगा कि आपका पेपर अच्छा गया या बेकार गया। अगर आपको ये भी नहीं आइडिया हो रहा है कि आपका पेपर अच्छा गया या नहीं गया, आप आंसर की का वेट कर रहे हैं, तो फिर वो स्टूपिडिटी कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए भी यही सजेशन होगा, चुपचाप तैयारी स्टार्ट करो, नेक्स्ट ईयर की तैयारी करो, ठीक है। तो ऑनगोइंग प्रोसेस मैंने आपको बता दी, कम से कम 6 महीने का समय आपका लगेगा। हड़बड़ी नहीं करना है कि जल्दी जल्दी चीजें नहीं हो रही है, बहुत स्लो काम होता है वहां पे। काउंसलिंग का भी मैंने आपको बता दिया कि ऑनगोइंग प्रोसेस में काउंसलिंग किस तरीके से चलेगी। काउंसलिंग अलग अलग स्टेजेस में होती है, 1 to 3 यूजुअल स्टेजेस होती हैं। नेशनल की भी 1 to 3 स्टेजेस होंगी, स्टेट की भी 1 to 3 स्टेजेस होती है। कई बार नेशनल स्टेज करस्पॉन्डिंग चलती है कि एक स्टेज नेशनल काउंसलिंग की हुई, एक स्टेज स्टेट की हुई, या कई बार ऐसा करते हैं कि पहले पूरी नेशनल करा देते हैं फिर स्टेट काउंसलिंग कराते हैं। तो वो डिपेंड करता है, अभी हमारे पास आया नहीं है, दोनों बॉडीज अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। जो ACCC है वो आपकी काउंसलिंग कंडक्ट कराती है, और NTA जो है ये आपकी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी है, ठीक है, गवर्निंग बॉडी। तो यहाँ पर NTA को कोई लेना देना नहीं होता काउंसलिंग प्रोसेस से, वो जल्दी चले या नहीं चले उसका काम सिर्फ यहीं खत्म हो जाता है, रिजल्ट निकालते हैं बराबर से। और काउंसलिंग प्रोसेस को कोई मतलब नहीं होता NTA के अंदर पेपर में क्या घपलेबाजी हुई, उसको मेन मतलब रहता है काउंसलिंग से। तो दोनों अलग अलग गवर्निंग बॉडी है, तो दोनों के बीच में इस वजह से क्या होता है, डिले हो जाता है चीजों में। इसके बाद अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें कि ओवरऑल अगर हम पेपर को समझे कि पेपर कैसा रहा, तो जितना मेरी मेजॉरिटी ऑफ बच्चों से बात हुई, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट से मुझे यही ओपिनियन मिला है कि पेपर जो है वो इजी आया था, उनका पेपर अच्छा गया है। और ज़्यादातर चांसेस जो है कि सिलेक्शन के, तो वो इस पे डिपेंड करते हैं कि बाकी बच्चों का पेपर किस तरीके से गया होगा। तो यहाँ पर एवरेज पेपर गया है, तो कट ऑफ आप ये मान के चलिएगा कि कट ऑफ कंपैरेटिवली काफ़ी हाई जाने वाला है इस बार के पेपर में। जो बच्चे 2025 का पेपर दे रहे हैं उनके लिए एक होप अच्छी है कि पेपर का लेवल जो है वो वापस से थोड़ा सा डिक्लाइन किया है, एकदम से हाई नोट पे वापस से उन्होंने पेपर को नहीं इंक्रीज किया है, अब पेपर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। एक चीज़ और अच्छी हुई है इस बार एलन से क्वेश्चन आए हैं। लास्ट कुछ पेपर्स में ऐसा हो रहा था, पिछले 2022 के बाद से ये ट्रेड 2021 के बाद से 21 से लेके 23 तक का ये ट्रेड चला था कि जो क्वेश्चन मटेरिया मेडिका के थे वो पूरे बोरिक बेस्ड थे। इस बार से वापस जो हमने 2017 के पेपर सॉल्व किए थे ना, 17, 18, 19, 20 के पेपर सॉल्व किए थे, खासतौर पे 19 तक का, 2017 से 19 तक का जो ट्रेड था, इसमें मेन प्रीडोमिनेंस हमें एलन्स की नोट का देखने को मिला था। जो मटेरिया के क्वेश्चंस थे वो ज्यादातर एलन्स से आए थे। उसके बाद से उन्होंने 20 में मिक्स्ड क्वेश्चन पूछे थे और 21 से 23 के बीच में बोरिक के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे थे। इस साल से ऐसा हुआ है कि एलन के क्वेश्चन वापस से रिपीट हुए हैं, तो पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है, ये चीज आप हमेशा अपने माइंड में रखिए। तो जब भी आप मटेरिया पढ़े, आप दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिएगा, एलन को भी उतने इंपॉर्टेंस दीजिएगा, बोरिक को भी उतने इंपॉर्टेंस दीजिएगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से तो जो पैटर्न है, जितनी मेरी बात हुई बच्चों से, उसके हिसाब से पेपर कंपैरेटिवली इजी ही है या एवरेज ही है। अगर आपको लग रहा है पेपर हार्ड है तो इसका मतलब ये कि आपका बिगड़ा है पेपर, या आपने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जनता का जो है वो ये ओपिनियन है। अभी तक मैंने पेपर नहीं देखा, मैं आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि अभी तक पेपर की कोई भी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी इस तरीके से मार्केट में नहीं आई है। तो अभी जो भी ओपिनियन आपको मैं बता रहा हूँ वो स्टूडेंट से बात करके, जो रेशियो या सर्वे उनसे लिया गया, उसके हिसाब से आपको बताया जा रहा है। लर्निंग्स के पॉइंट्स क्या है, अगर आप पेपर देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर 2025 में, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। होम्योपैथिक सब्जेक्ट आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने होम्योपैथिक सब्जेक्ट के 4 सब्जेक्ट हैं, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर किया, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के साथ मजाक किया कि लास्ट में पढ़ लेंगे, तो समझ लो आपने पेपर के साथ मजाक किया, आपका सिलेक्शन रह जाएगा। दूसरी चीज, एग्जाम का जो पैटर्न है वो कभी भी चेंज हो सकता है। कभी असरेशन रीजनिंग ज्यादा आ सकते हैं, कभी एमसीक्यूज में सिंगल लाइनर्स ज्यादा आ सकते हैं, कभी इनकरेक्ट आ सकते हैं, कभी मैच द पेयर आ सकते हैं। तो आपको हमेशा अपने आप को तैयार रखना होगा, कोई भी नया पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिले, आप अपना टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए। टेम्पर वही व्यक्ति लूज करता है जिसकी तैयारी नहीं होती है। एक आर्चर है जिसने पूरे साल आर्चरी में मास्टरी करी है, बहुत ज्यादा सीखा है, और उसको तलवार पकड़ा दी जाए, बोले आप आपको तलवारबाजी करनी है, वो घबरा जाएगा। तो आपको पूरे साल प्रैक्टिस जो करनी है वो इस एम से करनी है कि आपको असरेशन आ जाए, डिटेल में पढ़ना है सारे टॉपिक को, कि अगर असरेशन आ जाए तो असरेशन का क्वेश्चन भी बन जाए उससे, मैच द पेयर आ जाए तो मैच द पेयर भी आप निकाल लो। इसलिए डिटेलिंग के साथ स्टडी करना हमेशा, क्योंकि पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है जैसा हम देख रहे हैं। दूसरा, मटेरिया के साथ एक अच्छी बात यह है कि एलन इस साल रिपीट हुआ है। वी नेवर नो, अगले साल बोरिक रिपीट हो जाए या एलन रिपीट हो जाए, पर पहले एलन आता था फिर बोरिक आया, और इस साल से एलन वापस से थोड़ा सा रिपीट हुआ है। तो आप इसको भी इंपॉर्टेंस दीजिएगा, इसको बिल्कुल छोड़िएगा मत।
दूसरा, वेटेज को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। उन लोगों ने भी वेटेज को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, मैं आपको भी सजेशन दूंगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ही पढ़ाई करिए। अगर उसमें आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं है पर उसका मार्क्स वेटेज ज्यादा है तो उसको जरूर पढ़िए, और कोई सब्जेक्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है पर उसका मार्क्स वेटेज नहीं है तो उस सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, उस पर ज्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि वेटेज के हिसाब से ही आएंगे। आप चाहे कितना भी डिटेल उस सब्जेक्ट में पढ़ ले, उसके मार्क्स फिक्स हैं, उससे ज्यादा उसमें नहीं आने वाले। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है लर्निंग के एस्पेक्ट से।